मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जन भागीदारी के अभियान की शुरुआत की। शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जुटाने अशोका गार्डन इलाके में ठेला लेकर निकले तो कुछ देर में ही खिलौनों का अंबार लग गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि लोगों ने मेरी कल्पना से ज़्यादा इस अभियान को समर्थन दिया है। उन्होंने सिर्फ खिलौना ही नहीं, एलईडी टीवी, मेडिकल किट, स्कूल बैग, कॉपी, किताबें, कूलर और बर्तन समेत कई ज़रूरत का सामान भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अशोका गार्डन से यह अभियान पूरे प्रदेश को प्रेरणा देगा। हम सब मिलकर 1 से 1.5 साल में मध्य प्रदेश से कुपोषण का नामो निशान मिटा देंगे। हर आंगनबाड़ी में इसी हफ्ते बिजली के कनेक्शन जानिए तत्काल हो जाए ताकि टीवी, वाटर कूलर इन सब का ढंग से उपयोग। और आज केवल भोपाल में पूरे जिलाओं में भी जितनी आंगनबाड़ी है, अभी हम सोचते सवेरे सवेरे बच्चे आते हैं वहां जरूरत क्या है बिजली, सब में बिजली के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। कोई आंगनबाड़ी नहीं बचेगी ताकि ना पंखा, कूलर, टेलीविजन, टीवी पहनती है। हमने तो टीवी नहीं मांगे थे, हमने तो खिलौने वाले खिलौने मांगे थे। आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेने आया रे। मैं तो अपने भाइयों के लिए निकला, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं अभिभूत हूँ। और आज से यह अभियान पूरे मध्य प्रदेश का अभियान बन गया। मैं अपील करता हूँ समाज से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सांसद भाइयों से, विधायक भाइयों से, मंत्रीगणों से, अपने अपने क्षेत्र में निकल जाओ जनता के साथ। लोग कोई कमी नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी के बच्चों की मदद के लिए एक नई पहल शुरू की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस कोशिश को फिल्म एक्टर अक्षय कुमार समेत कई बड़ी हस्तियों ने सराहा है। सीएम की तारीफ करने वालों में कैलाश सत्यार्थी, कुमार विश्वास और स्वामी अवधेशानंद भी शामिल हैं। बता दें कि बच्चे प्रेम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा कहते हैं और वो भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अपनी इस कोशिश में सहयोग के लिए सीएम ने जनता से अपील की है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकते हैं, यानी महापौर और नगर पालिका और परिषदों के अध्यक्षों को सीधे जनता ही चुनेगी। सरकार ने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए अध्यादेश को राजभवन भेजा है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो सकता है। दरअसल मंगलवार को बीजेपी ऑफिस में हुई बैठक के बाद महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीएम शिवराज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसके लिए अध्यादेश मंजूरी के लिए राजभवन भेजा था। किन्हीं कारणों से राजभवन से ये वापस आ गया था, लेकिन एक बार फिर बैठक की है भारतीय जनता पार्टी ने और राजभवन भेजा गया है अध्यादेश मंजूरी के लिए। राज्यपाल इस पर दस्तखत कर देते हैं तो जो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव हैं उनमें अध्यक्ष और महापौर का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। हम आपको बता दें कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और परिषद अध्यक्ष के चुनाव कराने का अध्यादेश पारित करा लिया था, जिसके बाद बीजेपी ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की बात पहले ही कही थी और अब जब मौका आया है तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने के लिए जो अध्यादेश राज्यपाल को भेजा जाना था वो भेज दिया गया है। राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो रास्ता साफ हो जाएगा। महापौर और अध्यक्ष को सीधे जनता ही चुन सकेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही हो सकते हैं। सिर्फ राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। शिवराज सरकार ने दोबारा राजभवन ये अध्यादेश भेजा है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया।
इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की तैयारी में है। एक बार फिर अध्यादेश राजभवन भेजा गया है मंजूरी के लिए। यदि राज्यपाल इस अध्यादेश को मंजूर कर लेते हैं तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरविंद जी, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की बात हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का कहती आई है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने ये अध्यादेश बदल दिया था। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की बात उन्होंने कही थी, वो उसके पक्षधर थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सत्ता में आने के बाद पहले ही साफ कर दिया था कि नगरीय निकाय चुनाव जो हैं वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए। और एक बार फिर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए अध्यादेश भेजा गया है। किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की इन कोशिशों को, इस कवायद को? जी देखिए अविनाश, नगर निगम में महापौर और जो नगर निकाय है, पंचायत जो नगर निगम है और ये नगर परिषद है, उनमें अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने के लिए कांग्रेस ने एक अध्यादेश लाके कांग्रेस ने उसको पास किया था, जिससे ये चुनाव सब अब पार्षद के माध्यम से होने वाले थे। मगर जब से भाजपा सरकार में आई है और अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और चुनाव के रास्ते साफ हुए हैं, तो इन्होंने प्रयास किया है कि जो अध्यक्ष और महापौर के चुनाव हो वो प्रत्यक्ष प्रणाली से और डायरेक्ट जनता चुने, जो पहले चुनती थी। उसी को लेकर कयावत चल रही थी और इसमें अभी अध्यादेश भेजा गया है। और क्योंकि आपको मालूम है कि भाजपा का जो जनाधार है वो शहर में बहुत ज्यादा देखा जाता है, नगर में बहुत ज्यादा देखा जाता है, उसका फायदा इनको डायरेक्ट मिलता है। इस फायदा लेने के लिए इन्होंने ये जो प्रयास है वो जारी है, क्योंकि अध्यक्ष, महापौर और अध्यक्ष जो होते हैं वो डायरेक्ट जनता कैसे चुने जाएंगे तो वो आसान होगा और जनता के लिए सीधे वो जनता के काम आएंगे। इसी को लेकर भाजपा लगातार प्रयास कर रही थी। कल एक भाजपा कार्यालय में बैठक हुई है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और उसमें ये चर्चा हुई कि एक अध्यादेश लाया जाएगा। जो अध्यादेश लाया गया और वह राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल के जैसे ही अनुमति मिलेगी अध्यादेश जारी हो जाएगा। अध्यादेश के जारी होते ही प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। अविनाश, अरुण जी, एक बात बताइए, पहले भी भेजा गया था ये राज्यपाल के लिए मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास अध्यादेश, लेकिन वापस कर दिया था राज्यपाल ने। अब दोबारा भेजा है तो क्या तर्क हैं, क्या कुछ बात है इस पर का, इसकी भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से पहले अध्यादेश भेजा गया था उसमें कुछ तकनीकी त्रुटि आई थी और कुछ विषय विशेषज्ञों ने उसमें आपत्ति की थी कि यह मामला यदि अभी इसको पास कर दिया जाएगा तो ये कहीं कोर्ट में जाके एक नासूर न बने और जिससे चुनाव फिर लिंगरान हो। उस बात को लेकर विषय विशेषज्ञों से बात करने के बाद राज्यपाल महोदय ने वो जो अध्यादेश था उसे वापस कर दिया था। इसके बाद फिर चर्चा हुई और इसके बाद नया अध्यादेश का प्रारूप तैयार हुआ। उस अध्यादेश को फिर भेजा गया है। अब ये बिल्कुल संभावना है कि राज्यपाल उसको अनुमति देंगे और राज्यपाल की अनुमति के बाद वो अध्यादेश लागू हो जाएगा और बिल्कुल जो प्रत्यक्ष प्रणाली से स्थानीय निकाय के चुनाव है वो होना संभव हो पाएंगे। अविनाश, चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अब अध्यादेश भेजा है, राज्यपाल किस तरह से इसको लेते हैं और क्या कुछ अब सामने आता है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, इसकी पक्षधर है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी कार्यालय में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया और अब एक बार फिर अध्यादेश राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। राज्यपाल इसे मंजूरी दे देते हैं तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होने का रास्ता साफ हो जाएगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति विधेयक 2022 का प्रारूप अनुमोदन किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जिन छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक जिन्होंने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक ऋण लिया है वो ब्याज समेत पूरा माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तर्ज पर मध्य प्रदेश के अस्पतालों में नई व्यवस्था करने की गई है। इसके लिए कैबिनेट बैठक में अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के निर्माण की अनुमति दी गई। मैं यहाँ यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूँ कि किसानों का सर्वे, पहले बहुत शिकायत आती थी कि पटवारियों के द्वारा इसका किया, उसका नहीं किया, उसका ज़्यादा कर दिया, मेरा कम कर दिया। अब ये सैटेलाइट के द्वारा किसानों का सर्वे होगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी
दिक्कत किसानों की जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने के लिए है, वो दूर हो जाएगी। किसानों के लिए आज अनेक सौगातें हमारे यहाँ पर दी गई हैं। ये जो रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना है, उसमें 1208.89 करोड़ के लिए लागत राशि वाला, उसमें सिंचाई क्षमता जिसकी 65,400 है रबी हेतु, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है, जिसमें 215 गांवों को सिंचाई की सुविधा का इसमें लाभ प्राप्त होगा। इससे किसानों के अंदर काफ़ी वो रहेगी। आज किसानों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो टैरिफ है किसानों को सब्सिडी देने वाला, वो 22,800 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को, इसको हम अगर विभाजित रूप से देखेंगे तो 16,000 करोड़ के लगभग किसानों का इसमें सब्सिडी दी जा रही है। अगर आपको अपने वाहन में पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो जल्द भरवा लीजिए, क्योंकि आज शाम 7 बजे प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे और आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन आज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 घंटे के लिए प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप को बंद करने का उसने फैसला लिया है। ये विरोध कमीशन कम होने को लेकर जताया जा रहा है। इतना ही नहीं, एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर इसके बाद भी कमीशन नहीं बढ़ा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार की ओर से घटाई गई एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल पंप संचालकों को 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि डीलर्स को पेट्रोल डीजल खरीद पर एडवांस में एक्साइज ड्यूटी जमा करनी होती है, जो रिफंड की जानी चाहिए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी कोशिश को, जो पेट्रोल पंप संचालकों ने बंद का आह्वान किया है? 2 घंटे ये सांकेतिक रूप से पेट्रोल पंप बंद रखेंगे, तो सरकार एक तरफ कोशिश कर रही है जनता को राहत देने के लिए और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी कम होने से उनका कमीशन जो है उसमें लॉस हुआ है। कितना इनकी मांग को आप जायज़ मानते हैं? जी, जो सरकार ने फैसला लिया है जनता के हित में, उसका तो हम स्वागत करते हैं। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है जी, हमारी लड़ाई ऑयल कंपनियों से है, क्योंकि हम उनको एडवांस पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट लेते हैं जी। तो हमने एक्साइज ड्यूटी एडवांस में पेड की हुई थी और उसको हमसे वसूला जा रहा है, क्योंकि हम तो जनता के बीच में कम रेट में माल उपलब्ध कराया है जी। ये 4 नवंबर को जो हुआ था और अभी 20 मई को जो हुआ है जी, इस दिन जो हमारे पास प्रोडक्ट था जी, जो कंपनी से खरीदा था वो अधिक मूल्य में खरीदा था, जिसमें अधिक एक्साइज ड्यूटी दी थी जी। सरकार का फैसला तो बिल्कुल सही है। सरकार जितनी जनता को राहत दे उसका तो हम स्वागत करते हैं, बट हमसे जो कंपनियों ने एडवांस लिया है जी, वो कम से कम हमें वापस करे। और 2017 से हमारा कमीशन पेंडिंग है जी। अब आप बताइए, किसी भी कर्मचारी को अगर 2017 से जी, कोई इंक्रीमेंट ना मिले, जी, कोई उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी ना हो, जी, तो वो क्या काम कर सकता है? जी। हम विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। 2017 से हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया जी, और ये काम किसी राज्य सरकार या केंद्र का नहीं है जी, ये फैसला कंपनियों को लेना है जी। अच्छा, एक बात बताइए अजय जी, क्या ये जो आप लोगों ने पहले से ही जो एक्साइज ड्यूटी जमा करके जो बड़ी कीमतों पर पेट्रोल या डीजल आपने कंपनियों से लिया था और अब चूंकि आपको ये सरकार के फैसले के बाद कम कीमत पर ये बेचना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल, तो क्या ये जो एक्साइज ड्यूटी जो पहले आप जमा कर दी है, तो आने वाला जब अब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें क्या ये समायोजित भी की जा सकती है राशि? जी, ये कंपनी चाहे तो कर सकती है, क्योंकि हम सबका स्टॉक ऑनलाइन होता है जी। कंपनियों के पास 1-1 लीटर का हिसाब रहता है कि इस घंटे में इस डीलर के पास कितना माल है जी,
तो जो 20 तारीख की रात में हमारे पास माल था जो कंपनी ने दिया था और एक्साइज ड्यूटी कम करके हमें बेचना पड़ा, जी ये भावांतर नहीं है कि जी। विश्व बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी बिल्कुल बिल्कुल या घटी, ये एक्साइज ड्यूटी का मामला है। जी। अच्छा, यदि ये 2 घंटे की ये सांकेतिक हड़ताल कह लें या बंद कह लें, इसके बाद भी यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है तो अजय जी क्या आगे भी अब और ज़्यादा अगला कदम फिर आपका क्या होगा आप लोगों का? जो है हमारी पेट्रोलियम मिनिस्टर से मीटिंग है जी और वहाँ भी हम अपनी यही मांग रख रहे हैं, लेकिन मांगों का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता खुला है हमारे लिए। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ साफ कहना है पेट्रोल पंप संचालकों का कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो बेमियादी हड़ताल का रास्ता उनके सामने खुला है। फिलहाल आज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 घंटे पेट्रोल पंप बंद रखकर ये अपना विरोध जता रहे हैं। अब देखना होगा कि पेट्रोल कंपनियां इनके इस विरोध प्रदर्शन या अपनी हक के लिए जो आवाज़ ये बुलंद कर रहे हैं उस पर कितना ध्यान देती हैं और कितनी जल्दी ध्यान देती हैं। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल से जहां नगर निगम चुनाव को लेकर आज आरक्षण होगा। रविंद्र भवन में दोपहर 3 बजे ये प्रक्रिया आरक्षण की अपनाई जाएगी। ओबीसी वर्ग के वार्डों का आरक्षण करेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, आरक्षण के लिए जो प्रक्रिया आज होना है रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में ये काम होगा। वार्डों का आरक्षण किया जाना है, ओबीसी वर्ग के वार्डों का, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक उठापटक और खींचतान का माहौल था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्ग प्रशस्त हुआ है आरक्षण के साथ चुनाव कराने का। लिहाजा अब ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है और आज भोपाल के वार्डों का आरक्षण होगा। कौन सा वार्ड ओबीसी हो कौन सा नहीं, ये तय किया जाएगा आज रविंद्र भवन में। कलेक्टर अविनाश लवानिया की अध्यक्षता में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरविंद जी, आज ये आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या कुछ अभी तक का ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद कोर्ट से ये रास्ता साफ हुआ था कि जो चुनाव होंगे वो आरक्षण के साथ होंगे, ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, उसी को लेके 20 तारीख से प्रक्रिया जारी है और उसी संबंधित आज एक बैठक होगी जिसमें नगर निगम और पंचायत का आरक्षण 3 बजे रविंद्र भवन में होने जा रहा है। इन आरक्षण की प्रक्रिया में होगी सर, और आरक्षण में 50 अनारक्षित वार्ड है, 23 ओबीसी वार्ड निकाले जाएंगे और 12 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने। आरक्षण का प्रतिशत 42 से बढ़कर 44 होने की संभावना है और 27% ओबीसी को आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि ओबीसी के आरक्षण होगा और ओबीसी को 35% तक आरक्षण मिलने की संभावना है। उस संभावना को लेकर आज पूरी कयावत हो रही है और उसमें ये आज आरक्षित हो जाएंगे, जिससे आगे आने वाले समय में तारीखों का घोषणा हो पाए और चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है उस हिसाब से ओबीसी का पंचायत नगरीय चुनाव हो सके प्रदेश में। जी अविनाश। अरविंद, एक बात और भी, ये तय हो जाएगा, ये आरक्षण की पूरी प्रक्रिया जैसे ही संपन्न होगी तो बहुत सारे ऐसे पार्षद और नेता जो हैं विभिन्न तमाम दलों के, उनका राजनीतिक भविष्य भी बहुत कुछ दारोमदार इस आरक्षण की प्रक्रिया पर रहने वाला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से आरक्षण होगा और जो अभी दावेदारी कर रहे हैं उस वार्ड से यदि वो वार्ड आरक्षित हो जाता है तो उनको जरूर वहां से मूव करना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ना पड़ेगा या घर बैठना पड़ेगा। इसको लेकर कुछ लोगों को शंका है, कुछ लोगों के मन में शंका चल रही है कि उनका आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उसमें उसके लिए मतलब सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है उस मंशा को पूरा करना है और आरक्षण मिल सके ओबीसी, एसटी, एससी और एससी को, वो प्रक्रिया पूरी होगी और आरक्षण होने के बाद ये तय हो जाएगा कि चुनाव अब अपने समय पे, निर्धारित समय पे होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी सप्ताह पालन किया जा रहा है और सरकार भी चाहती है कि अब चुनाव हो जाए, क्योंकि चुनाव को बहुत समय हो गया। देखिए 2 साल कोरोना काल था, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद कोरोना काल आया और उसके बाद अभी तक चुनाव लगातार निम्न उड़ते। हमने
तो अब लगातार ये प्रयास है कि बहुत जल्दी से जल्दी इस चुनाव को कराया जाए, जिससे जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो नीचे के लोग काम करते हैं, उनको भी राजनीतिक में एक सहभागिता मिले, वो भी अपना कार्य कर पाए। अविनाश, चलिए, आरक्षण की प्रक्रिया पर पूरी निगाहें निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की रहेंगी, क्योंकि आरक्षण कौन से वार्ड को आरक्षित किया जाएगा, किसको नहीं, ये तमाम चीज़ें का फैसला आने के बाद कई पार्षद या जो उम्मीद लगाए बैठे हैं टिकट की, और जो कई सालों से जो पार्षद का दायित्व भी संभाल रहे हैं, उनके राजनीतिक भविष्य का जो है वो फैसला भी इस पूरी प्रक्रिया के बाद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए।